15 to 20 pages current affairs you will get. Okay, PDF we give soft copy.
गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। दीपक एकदम आजकल टाइम पे हो। सर जी आशीर्वाद आपका। हम दोनों को ये लाइन बोलते बोलते पूरा बैच ही निपटने वाला है। नीलम, आपका एग्जाम कब है एसबीआई का? हो गया सर। हो गया? गुड आफ्टरनून सर, हो गया एग्जाम मेरा। गुड हाँ, आफ्टरनून। सॉरी। मेरा भी हो गया सर, मेरा भी था। नहीं सर। मेरे फोन का माइक खराब हो गया था ना, इसलिए वो आज ही मिला है ठीक होकर। तो सर आज मैं, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो तो कब कर सकते हैं मुझे, क्योंकि आगे का कुछ पूछना था आपसे। मैं ही कर लूंगा आपको, पक्का। ठीक है सर। पक्का थैंक मैं यू सर। खुद से कर लूंगा 7 बजे के बाद, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, बताओ? टाइम एंड भाई, वर्क। टाइम एंड वर्क, बहुत खुशी की बात है, हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। भाई सबसे पहले आप ये बताओ, जिन बच्चों ने भी एसबीआई का एग्जाम दिया है, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वलिटी, नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन सब कराए वो एग्जाम में? यस सर, और एक इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे, वो भी करके आया। मतलब ये सब चीजें हो गई ना प्रैक्टिस करने के बाद? वो तो हो गई है। एनसी क्या लिखा है सर? नंबर सीरीज। अच्छा नंबर सीरीज कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया। डीआई? सर, ये नहीं छुआ मैंने, गलती से भी नहीं छुआ। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं छुआ तो कोई बात नहीं, इसको हम भी नहीं छूते, फिर हटा दो। वैसे आपको जो डीआई की पीडीएफ दी थी, अगर आप उसको एक एक भी डेली करते ना, जो मैंने आपको समझाया था, तब आपको 100% कोई दिक्कत हो नहीं सकती थी डीआई में। सर हाँ जी। सर अगर मतलब इफ पॉसिबल, आप थोड़ा मतलब अपने हिसाब से एक मतलब कन्वीनियंट सा सीक्वेंस बताएंगे, मतलब जिसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, मतलब कैसे सीक्वेंस? चलो फिर अब आप ये बताओ देव, आपने अभी एसबीआई का एग्जाम दिया था? हाँ सर। बताओ एग्जाम में क्या क्या आया था, फिर देखते हैं। फिर बच्चों 5 मिनट समझ रहे हो अब आप बात? सर बताओ। मैंने मतलब शुरू से ही मैंने मतलब जो मिला मुझे उसमें ही मतलब मैं करता गया। मतलब तो कोई अप्रोक्स अंदाजा कुछ तो होगा ना, क्या आया क्या नहीं आया, मतलब हम वो पूछना चाह रहा हूँ। आया था परसेंटेज से तो आया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आया था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से एक आया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही आता है। हाँ, और डीआई तो आया ही था, और हाँ इनइक्वालिटी भी आया था, और अप्रोक्सीमेशन तक मैं पहुंचा नहीं, मतलब शायद। 2 डीआई, 5 सीरीज, 3 क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, अरिथमेटिक 12 to 13। भाई इसके बाद कुछ आया हो? अभी लाइव करी नहीं है, आएगी। बच्चों लाइव होनी याद दिला प्रॉफिट देना लॉस। सब। नहीं, वो तो अरिथमेटिक में आ गए ना सब। अच्छा तो नहीं सर, फिर तो नहीं आया कुछ। सिंपलीफिकेशन नहीं था? आपको ऐसा नहीं लगा एग्जाम में सिंपलीफिकेशन आया हो? सिंप्लीफिकेशन था सर, था। कितने क्वेश्चन आए थे 2 अनमोल क्वेश्चन इसके, सिंपलीफिकेशन? 2 मेरे। चलो आप 2 3 लिख लो। अप्रोक्सीमेशन के 4 to 5 कर लो। और कुछ ऐसा? देखो अनमोल, अब आप ना एक बात समझो, सब बच्चे समझो। देखो इसमें से क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी लिख लिया श्रेया। देखो मेजर ना आपका यही पार्ट होगा, ज्यादा कुछ कम होके यही सब आता रहेगा। इसमें से आप ये बताओ टाइम टेकिंग, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसमें से कोई भी 2 चीजें लेफ्ट करो जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी सबसे ज्यादा, तो क्या लेफ्ट करोगे? खुद से बताओ।
एक तो हो गया DI, दूसरा बताओ। दूसरा तो कुछ है नहीं, वो तो कैलकुलेशन फास्ट पे डिपेंड करता है। देखो फास्ट तो सब कुछ कैलकुलेशन पे ही करेगा। तो सर मतलब मेरे लिए DI और अप्रोक्सीम हाँ, तो बोलो मेरे भाई। लिए DI में थोड़ा टाइम लग गया, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही टाइम लग गया, और एरिथमेटिक के एक क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए मतलब मैं सीरीज, मतलब फॉर्चुनेटली उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न समझ आ रहे थे तो मैंने सीरीज कर लिया, देखो तो ये जो मतलब उस सीरीज हिसाब है, ये तो पैटर्न पे डिसाइड करेगा, ये तो पैटर्न पे डिपेंड हो। अगर पैटर्न समझ आ गया तो सीरीज एकदम से समझ सकते हो, अगर पैटर्न समझ नहीं आया तो सीरीज कितनी भी आसान क्यों हो कभी समझ नहीं आएगी। तो सीरीज को तो कभी आप लेफ्ट कर ही नहीं सकते। एक तो आप ये बात समझ लो। दूसरा है आपके पास है अर्थमेटिक। भाई अगर आपको सीरीज समझ आ गई तो सीरीज के 5 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा खुद से बताओ। अगर आप सीरीज समझ गए 2 मिनट बस। भाई अगर आप सीरीज का पैटर्न समझ गए तो आपको कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। चलो 2-3 कर लो। इनइक्विलिटी के 3 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगा होगा सच बताओ। 2 मिनट बस इनइक्विलिटी में, इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए था। 2 मिनट। उसके बाद सिंपलीफिकेशन को करने में कितना टाइम लगा होगा ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट DI करोगे। अब तो इसका टाइम हर एक बच्चे के खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतना फास्ट सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। चलो आप दोनों में मिला के 8 मिनट्स लगा लो। 8 तो बच्चों बहुत ज्यादा हो गई। 8 कैसे हो सकती है? 5 लगाओ। 8 मिनट तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी। चलो मैक्सिमम आप 5 मिनट्स लगा लो। अब उसके बाद एग्जाम में कितना टाइम मिला था मैथ को सॉल्व करने के लिए? 20 मिनट का। 20 मिनट। 20 में से कितनी हो गई? ये तो 9 हो गया। 9 हो गई। कितनी मिनट बची? और 11। 11 मिनट बची। उस 11 मिनट में आप फटाफट से, भाई ये जो 12 to 13 क्वेश्चंस हैं ये सारे तो कैलकुलेटिव होंगे ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि ये सारे के सारे कैलकुलेटिव हो। कितने क्वेश्चन इसमें से कैलकुलेटिव आए होंगे बताओ। भाई अब आपने इतनी मैथ पढ़ ली तो इतना तो समझ आ ही गया होगा। 2 4 5 7 10 12 कितने कैलकुलेटिव होंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा? भाई आप 4 लगा लो। 4 क्वेश्चन लगा लो आप, इससे ज्यादा ना कभी आएंगे भी नहीं। हर एक चीज का एक ना पैटर्न फिक्स है। 4 क्वेश्चंस यहां से कैलकुलेटिव हो गए, उनको हटा दो। उनको बिल्कुल हटा दो, उनको लीव कर दो। अब जो यहां से आपके पास 8 क्वेश्चंस इजी वाले बचे। भाई 8 क्वेश्चंस तो इजी हैं, तो उस 8 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, खुद से बताओ। अगर आपको 8 क्वेश्चंस करने हो, आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में बैठे हो, आपके पास 20 मिनट है और आपका कैरियर डिसाइड होना है वहां से, तो इस 8 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट। और इससे ज्यादा तो तुम्हें लगना भी नहीं चाहिए। कितनी मिनट हो गई थी? 9 मिनट पहले और 4 मिनट ये, 13 मिनट हो गई। उसके बाद कितनी मिनट बची? 7 मिनट बची। कितने 7 मिनट। टॉपिक बचे? DI। DI के कितने क्वेश्चंस आए थे? 2 DI के कितने क्वेश्चन थे? 5 मान लो। 7 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं। मैं तो बच्चों यही बोल रहा हूं 3 ही कराओ। कैलकुलेशन ऐसी भी नहीं होगी कि बिल्कुल तुमसे कुछ हो ही ना। कैलकुलेशन इतना तो समझ सकते हो 7 मिनट में। खुद से बताओ 3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। जब आप 13 मिनट में पूरा रिमेनिंग पेपर कंप्लीट कर सकते हो, तो क्या आप 7 मिनट में 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते 5 में से? बताओ बच्चों। बल्कि 7 मिनट में ना ये 5 की 5 होने चाहिए आपके।
तो DI तो अभी करा नहीं, इसलिए इसके बारे में मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं अभी फिलहाल। कोई नहीं, चलो अब देखो, अब भी आपके पास पूरे 20 मिनट, देखो 7 मिनट है आपके पास, और आपके पास बचा क्या है, बस DI। और बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, अगर उन्होंने अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस तुमने कर लिया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर क्वेश्चन की मतलब जा नहीं सकता, वो होगा ही होगा, चाहे पूरी 20 मिनट उसी क्वेश्चन में लग जाए। बात ईगो पे ले लेते हैं बच्चे, चाहे फेल हो जाए लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गलत होना चाहिए। अरे भाई छोड़ दे, बाद में कर लियो, बाकी 34 क्वेश्चन है उन्हें कर ले। प्रॉफिट लॉस चीजें का को रेशियो एंड मिक्सचर था, ये भी था। चीजों को स्किप करना भी तुम्हें आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते आप 35 में से 35 ले आओगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो। लेकिन उससे पहले तुम्हें चीजें ना छोड़नी आनी चाहिए, तुम किस चीजों को छोड़ोगे, किस चीज को करोगे। देव आपने बात दिल पे ले ली होगी, रेशियो का क्वेश्चन आ गया तो फिर मेरे से कैसे नहीं होगा, फिर वो रेशियो का क्वेश्चन तो कर दिया होगा जरूर, लेकिन जो अब रिजल्ट आएगा उसमें वो दुबई कहानी चलेगी। सर मैंने तो DI करी थी, अर्थमेटिक किया ही नहीं, ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि नंबर सीरीज में पैटर्न आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस हिसाब से DI करा, क्योंकि DI का आंसर सामने ही रहता है एक बार सॉल्व हो गई तो। बिल्कुल, और अर्थमेटिक में रिस्क ही नहीं लिया। DI में ये तो है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो गया आंसर तो फिर भी आएगा। भाई थोड़ा समय लग जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो बच्चों आप सब, नहीं मैंने आपसे पहले ना इसीलिए बात नहीं करी थी स्टार्टिंग में। अब आप ये बताओ एग्जाम देने के बाद आप क्या समझे, और ये बताओ अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा तो नहीं मिला जो तुमसे ना हो। अगर तुमने टेस्ट दिए होंगे और वर्कशीट करी होंगी, क्लास प्रेजेंटेशन करी होगी, तो उससे ज्यादा तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर मिला भी होगा तो बता देना, भाई आगे वाले बच्चों की हेल्प हो जाएगी। बच्चों बताओ एग्जाम देने के बाद तुम्हें क्या समझ आया। देखो जब तक एग्जाम खुद से नहीं देते ना तब तक समझ नहीं आती चीजें, तो ये बात आप ना फैक्ट समझ लो। अब तुमने खुद से दिया है तब तुम्हें पता चला, एक बार नीचे देखो, DI के 2 क्वेश्चन करो, उधर टाइम की तरफ देखो, जब स्टार्ट देखना शुरू करो तो 20 मिनट लगेंगी, 2 क्वेश्चन करने के बाद देखो तो 18 मिनट, एक क्वेश्चन और करने के बाद देखो 17 मिनट, फिर ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग यहाँ पहुंच जाएगा, 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट, 16 मिनट, फिर क्वेश्चन करना छोड़ दोगे, फिर उसे टाइम को देखते रहोगे। और ऐसा होता है। बहुत कुछ समझ में आ गया सर एग्जाम देने के बाद तो। सर ये वाला टाइम का इशू तो मेरे साथ हुआ कि मतलब मैं बार बार टाइम चेक कर रही थी, और इस वजह से लास्ट में वैलिडेशन हो गया कि खत्म नहीं हुआ, ऐसा हो गया मेरे वो साथ। जो बार बार आप टाइम चेक करोगे ना, वो भी जो है ना एक दिमाग खराब करने का सिस्टम है बस। ऐसे ही हो गया था कि तो ऐसा मतलब बनता है ना, थोड़ा फोबिया हो जाता है। अभी तो मेरे 10 क्वेश्चन हुए हैं, 8 मिनट बच रही है, अभी मेरे 20 क्वेश्चन हुए हैं, 1 मिनट बच रही है। और बच्चे ना उसमें फंस जाते हैं ज्यादातर। मेरा सिनेरियो थोड़ा दूसरा था सर। तुम्हारा क्या सिनेरियो था, तुम भी बता दो भाई अपना, आज सबकी सुन रहे हैं तो तुम भी सुनाओ। सर मेरा सिनेरियो इतना था, क्वेश्चन चाहे जितने मर्जी हो, ठीक है, 20 मिनट के बाद तो सेक्शन चेंज हो ही जाना आपने, तो बस जितने भी हो ठीक ठाक हो, मतलब आंसर एक्यूरेसी के साथ सही है, चाहे 10 हो चाहे 16 हो। एक बार तो ना ये समझ लो, आपको पेपर हमेशा पूरा चेक करना होता है। पेपर कभी भी, पूरा एग्जाम कभी भी टफ नहीं हो सकता। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना दो, कैट का पेपर क्यों ना दो, मैथ का, पूरा एग्जाम कभी भी टफ बिल्कुल नहीं हो सकता। उसमें अगर आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 5 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो टफ होंगे, बाकी जो आपकी सिलेक्शन होना ना या ना होना, हमेशा ये इजी वाले क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, हमेशा। अब कुछ बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी कि वो इन 5 को तो देखते ही लीव कर देंगे, लेकिन यहाँ 30 में से 30 लेकर आएंगे।
और सिलेक्शन का प्रोसेस भी यही है। कभी भी ये मत सोचो 100% करना है एग्जाम में, वो ढूंढो बस जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक बात आपको समझाता हूँ, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए क्योंकि है नहीं। हमेशा वो क्वेश्चन ढूंढो जो बिना दिमाग के हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स सबके इक्वल हैं। कोई हार्ड है उसका भी मार्क्स सेम है, जो इजी है उसका भी सेम है। तो क्यों ज्यादा टेंशन लेनी, इजी वाले करो ना मेरी तरह। जब मैं एग्जाम देता था तो बस मेरी नजरें उसी बात पे रहती थी, एक बार जल्दी से देखो कौन सा क्वेश्चन इजी है, बस इजी वाले कर देना, फिर बैठे रहो। और जो उन हार्ड वालों में फंस गया वो तो बेचारा वैसे बेकार है। अब देखो एग्जाम देने के बाद तुम्हें क्या समझना चाहिए। तुम्हारे पास जो मटेरियल है वो ठीक ठाक है, अगर कम लगे तो मुझे बता देना और मिल जाएगा। मटेरियल वाली जो बात है वो ओके है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी कमी है, फर्स्ट है प्रैक्टिस, सेकंड है कैलकुलेशन। फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूं, आज 2 या 3 महीने होने वाले हैं, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस करी नहीं होगी। और ये बात भी मैं हर क्लास में समझाता हूँ कि प्रैक्टिस फेल होने के बाद करोगे। प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन अब जैसे फेल हो जाओगे, रिजल्ट आएगा, फिर मैं उस दिन सबसे पूछूंगा जान पूछ के। तो फिर अब करोगे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। बताओ कैलकुलेशन ने तुम्हें डिसाइड कर दिया तुम पास हो गए, फेल हो गए, और तुम फेल हो गए। पूरी मैथ आने के बाद भी फेल हो गए, समझ लो। मैथ आना या ना आना, ये बात मैं हर क्लास में समझाता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस को करना ये बड़ी बात है। मैथ आना या ना आना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कैलकुलेशन फास्ट करो, 100% ये क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करनी तो आपको ही पड़ेगी। तो बच्चों अब करोगे कैलकुलेशन फास्ट, या फिर 1-2 रिजल्ट अभी और देखोगे इसके बाद? तो सर जितना मैं समझ पाया हूँ, मतलब एरिथमेटिक और डीआई को एकदम लास्ट में रखूंगा ना? नहीं, इनमें से जो इजी वाले होते हैं, देखो अर्थमेटिक के अगर 12 to 13 क्वेश्चंस है, तो उसमें से जो इजी हो उन्हें फटाफट उड़ा दो। ओके। ऐसा मत सोचो कि अर्थमेटिक को लास्ट में ही करेंगे। सबसे पहले पूरे एग्जाम का सबसे इजी वाला पार्ट कर दो। अगर आप इंग्लिश भी कर रहे हो तो भी, मैथ कर रहे हो तो सबसे पहले जो सबसे इजी है सर मुझे उनको तो कर दो। सबसे इजी क्वाड्रेटिक लगते हैं, मतलब वो मैं देख के ही हो जाता है, मतलब प्लस माइनस वो हो जाता है मेरे, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता उसके। हाँ, तो जो भी तुम्हें इजी लगे सबसे पहले पूरे एग्जाम में उसी को करो। कॉन्फिडेंस आएगा उससे, और कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करेगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैलकुलेशन खुद फास्ट हो जाएगी। तो बच्चों कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, अब तो करो कम से कम। एक फेल बहुत है समझने के लिए। ये आप सब एसबीआई में फेल हो गए ना, इस बात को ना हमेशा याद रखना, एक फेल बहुत है किसी भी चीज को समझने के लिए। ऐसा मत करना दोबारा समझो, फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो। एक फेल बहुत है, इस फेल से समझ आ जाएगा क्या दिक्कत है। रात को बैठना सोने से पहले, अपनी नोटबुक लेके, एक रफ पेज लेके, और ये देखना एग्जाम देने के बाद तुम्हें ऐसा क्या लगा जो तुमने आज तक करा ही नहीं था कभी। चाहे वो कैलकुलेशन हो, न्यूज़पेपर रीडिंग हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, उन चीजों को लिखो और फिर उन पे प्रैक्टिस करो 1 by 1। जिस दिन वो सारे पॉइंट, जैसे सपोज आपने 4-5 पॉइंट्स लिख लिए, जब एक कंप्लीट हो जाए इसको कर दो, फिर इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, सिलेक्शन खुद हो जाएगा। लेकिन एक बार ना इसको रात को सोने से पहले, जब बातचीत हो जाए रात को जो होती है, वो अपना एक बार इन्हें देखना, वरना फिर दोबारा से फेल हो गए और तुम्हें यही समझ नहीं आएगा फेल हो क्यों रहे हैं। आता तो सब कुछ है। तो बच्चों कैलकुलेशन पे बहुत मेहनत करो। आपके जैसे बहुत बच्चे हैं उनके पास जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। एक लाइन में इस बात समझ लो आप बस। तो सर मतलब कैलकुलेशन करने के लिए मतलब ऐसे ही रोज मैथ्स बनाते रहे? कोई भी नंबर्स लिख, कैलकुलेशन क्या है, कोई भी नंबर लिख लो।
करो मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर लिख लो, टफ नंबर करो मल्टीप्लाई। सर डेसिमल्स के ही थे क्वेश्चन बेसिकली, उसमें ज्यादा लाइक 3.99 का स्क्वायर फिर इनटू 5 प्लस 7 ऐसे करके था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब एग्जाम दे लिया, समझ आ लिया आपको जो आना था, अब उसमें देख लो क्या क्या करना है, उस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो कि जब खुद से पास हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। मैं भी इतने दिन से आपसे कुछ बोल नहीं रहा था, एक बार पहले इनको एग्जाम देने ही दो, क्योंकि ना फिर सबको ऐसा लगता है कि हमें तो सब चीजें आती हैं, तो वो जो माइंड का जो वो है ना, वो टूटने के लिए वो एग्जाम देना जरूरी होता है। देखो आपके पास 2 कैंडल्स हैं, उसमें से एक कैंडल 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है, सेकंड कैंडल 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है। आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाएगा। बताओ बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन। और कैलकुलेशन के लिए भी एक बात समझ लो, ऐसे मत करना यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेशन फास्ट, फिर वो तुम्हें जादूगर बनाएंगे, चुटकियों में फाइंड आउट करें स्क्वायर क्यूब, कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते कोई भी। अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है, बस यही सब कैलकुलेशन है। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो आपके पास 2 कैंडल्स है जो 4 आवर्स और 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये जो आपके पास कैंडल है ना, इनकी हाइट एज्यूम कर लो, भाई कुछ भी एज्यूम कर लो, बताओ 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा। 12। देखो ये इसका बेसिक मेथड है, बेसिक समझ लो, उसके बाद देखेंगे एग्जामिनेशन मेथड इसका क्या होगा। तो सपोज आपने एज्यूम कर लिया ये जो कैंडल है इनकी हाइट है 12। अब ये बताओ ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बर्न होने की। भाई जो आप अभी तक कर रहे थे वो सेम क्वेश्चन है, बस ए और बी के प्लेस पर कैंडल 1 और कैंडल 2 हो गई। फर्स्ट वाली कैंडल की एफिशिएंसी है 3 बर्न होने की, सेकंड वाली कैंडल की एफिशिएंसी कितनी है 2। अब आप एज्यूम करो, आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, कितने टाइम बाद दोनों कैंडल की हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। भाई आपको टाइम ही तो फाइंड आउट करना है, तो आप एज्यूम करो टी टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। टी मिनट बाद, टी आवर्स बाद, आप एज्यूम करो टी आवर्स बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब देखो टोटल हाइट है आपके पास 12, 1 घंटे में जलेगी आपके पास 3, 1 आवर में बर्न होगी 3, तो टी आवर में कितनी बर्न होगी कैंडल बताओ 3T। 1 आवर में बर्न, 1 आवर्स में बर्न होगी 2, तो 3 आवर्स में कितनी बर्न होगी बताओ। नहीं 1 में बर्न होगी 2, तो टी में कितनी बर्न होगी 2T। तो सपोज इतने टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा, तो आपको यहां से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। बेसिक मेथड है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के समझो, वैसे इसका एग्जामिनेशन मेथड तो बहुत इजी है। सपोज कैंडल की टोटल हाइट है 12, फर्स्ट वाली कैंडल टी आवर्स में कितनी फिल होगी 3T, सेकंड वाली कैंडल 2 आवर्स में कितनी फिल होगी 2T,
तो 12 माइनस 3t, 12 माइनस 2t, इतने टाइम बाद उनके हाइट का रेशियो कितना रह जाएगा? 2/3। तो बच्चों 3t की वैल्यू बताओ क्या होगी? 12/5 को आवर्स में कन्वर्ट करो, कंप्लीट कितना होगा? तो ये आपके पास कितना होगा? 5t इक्वल्स टू 12। t की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 12/5। 12/5 आवर्स। अब इसको कंप्लीट चेंज करो आप, 2 आवर्स तो आपके पास कंप्लीट हो गए। अब इस 2/5 को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। इसका मतलब 2 आवर्स 24 मिनट्स। इन दोनों कैंडल को जलाने के 2 घंटे 24 मिनट बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। आई बच्चों कुछ बात समझ? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब आप समझ लो एग्जाम में कैसे करोगे। पहले तो जो आपको गिवन है ना बस इसी को कर लो आप नोट। इन दोनों 4 और 2 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 8। 6 और 3 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 18। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना तुम्हें। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो आप 4 और 6 की। देखो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 2 6 3। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 6। सेकंड स्टेप क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 4 और 6 की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 12/5। 2 आवर्स 24 मिनट। अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, वैसे ऐसे ही करना इसको, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। बच्चों आई बात समझ या फिर से रिपीट करनी है? बताओ। बच्चों इसमें कोई डाउट? बताओ बच्चों। याद ऐसे रहेगा प्रैक्टिस से। याद रखने का मेथड है बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और एक बात समझ लो, कभी भी नया कुछ मत पढ़ो। आप ऐसा मत सोचो अगर आप वो वाली बुक कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मेरा ही पढ़ो। दुनिया की सारी फैकल्टी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। आपको जो भी पसंद आए उसकी पीडीएफ लो और उन्हीं पीडीएफ को बार बार रिवाइज करते रहो। सेम सेम चीजें लो, उन्हीं को ना बार बार रिवाइज करते रहो, स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी। जो भी पीडीएफ आपके पास है, कोई भी हो, सब बढ़िया एकदम, सब टीचर अच्छे हैं, उन्हीं को लो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, सर बार बार रिवाइज इसका करो। एग्जामिनेशन वाला मेथड एक और बार बताना, बेसिक से तो समझ आ गई। देखो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे 6 और 3 की 18। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 4 और 6 की मल्टीप्लाई करो। सेकंड स्टेप क्या होगा? 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की मल्टीप्लाई करो। उसके बाद 8 और 18 का डिफरेंस कितना है? 10। 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12/5। 2 आवर्स 24 मिनट्स, ये होगा आंसर। समझ गए बच्चों बात? करो इसको रीड।
बच्चों क्वेश्चन रीड हो गया? ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। बताओ एक बार ट्राई करो आप सब, आंसर कितना होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई तो करो बच्चों। देखो जो ये फर्स्ट वाला मैन है, अगर ये किसी भी एक वॉल को बिल्ड करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स, और सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स। तो आप ना टोटल वर्क एज्यूम कर लो सबसे पहले कि ये जो पर्सन है आपके पास, ये टोटल वर्क कर कितना रहे हैं। तो बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? 90। तो ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है, इसकी वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। सेकंड वाले पर्सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये दोनों अलग अलग वर्क करते हैं तो फर्स्ट वाले को लगेगा 9 आवर्स, सेकंड वाले को लगेगा 10 आवर्स। अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो इनका वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 + 9 19। अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो 1 घंटे में कितना वर्क होगा? 19। अगर ये ए और बी साथ में वर्क करें तो 1 घंटे में किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 19। अब उसके बाद देखो, ये दोनों एक साथ, इन दोनों ने वर्क करना स्टार्ट करा और इनका अपना ध्यान अपनी बातचीत पे, चुगलियों पे अपना चला गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, पहले ये दोनों मिलके जितनी ब्रिक्स लगाते थे वॉल में, अब 10 ब्रिक्स पर आवर्स कम लगाते हैं। पहले जितनी भी ब्रिक्स वॉल में पुट करते थे अब उससे 10 कम करते हैं। तो इनको टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स। अगर ये टोटल वर्क को 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं तो इनकी वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा सा। भाई अगर ये इस टोटल वर्क 90 को करने में 5 आवर्स लेते हैं तो इन दोनों की पर आवर की एफिशिएंसी कितनी होगी? 18। 19/5। अब आप ये बताओ, ये पर आवर कितना वर्क कम कर रहे हैं? भाई स्टार्टिंग में वर्क करते थे 19, अब कर रहे हैं ये 18, तो कितना कम कर रहे हैं? 1। 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10। 1 की वैल्यू है 10। आपको फाइंड आउट करना है इस वॉल में कितनी ब्रिक्स है, मतलब 90 की वैल्यू। देखो ये 18 ऐसे आया अनमोल, भाई ये जो देखो, समझो आप यहां से फिर से समझो, अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो इस टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लेते हैं? बताओ बच्चों। भाई अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो कितना टाइम लेते हैं? 5 आवर्स। अब 90 वर्क को करने में 5 आवर्स ले रहे हैं तो इनकी पर आवर की एफिशिएंसी कितनी होगी? 18। देखो स्टार्टिंग में वर्क करते थे 19, अब वर्क कर रहे हैं ये 18, तो ये जो वर्क 1 कम हुआ है, भाई ये जो इनकी एफिशिएंसी 1 कम हुई, ये किस वजह से कम हुई बताओ? बस वो वजह बता दो आप जिस वजह से ये कम हुई एफिशिएंसी। लेस ब्रिक्स की वजह से। भाई एफिशिएंसी इसलिए कम हो गई क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स कम लगाने स्टार्ट कर दिए। तो कितनी एफिशिएंसी हुई? कम। एफिशिएंसी 1 कम हुई तो इन्होंने कितनी ब्रिक्स कम लगाई? 10। 1 की वैल्यू है 10, आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, मतलब 90 की वैल्यू। 90 × 10 कितना होगा? 900। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, समझने वाला। आई बच्चों बात समझ?
या फिर कोई डाउट? समझ आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, उसका आंसर बता दो अब कितना होगा। एकदम सेम क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों और आंसर बताओ। वन 140। भाई आपके घर में ऐसी कौन सी वॉल है जिसमें 140 ब्रिक्स हैं, उसमें आपने 2 आदमियों को काम पे लगाया है? बताओ बच्चों टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? 60। फर्स्ट वाले पर्सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। सेकंड वाले पर्सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। अगर दोनों साथ में वर्क करें तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 7। लेकिन ये क्या करते हैं, पर आवर 280 लेस ब्रिक्स उसमें लगाते हैं, तो इस वजह से उन्हें टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। अगर 60 वर्क को 12 आवर्स में करते हैं तो उनकी पर आवर की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60/12 5। 60/12 5। अब आप ये बताओ एफिशिएंसी कितनी कम हुई? इनकी Two. वर्क करने की एफिशिएंसी है वो Two, कितनी two. कम? 2 और ये एफिशिएंसी 2 किस वजह से कम हुई है? 280 लेस ब्रिक्स की वजह से। बिल्कुल। 2 की वैल्यू है 280, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 140। 1 की वैल्यू है 140। आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, मतलब 60 की वैल्यू। अच्छा मैंने यहीं पे छोड़ दिया था इसका, इसी वजह से। 8400। इसका मतलब ये जो वॉल है इसमें टोटल ब्रिक्स कितनी है? 8400। मैं टोटल नहीं निकाला सर, मैंने इतना ही रहे थे। टोटल तो निकालना था। बताओ बच्चों इसमें कोई डाउट? सर हाँ जी। सर एफिशिएंसी मतलब बाय डेफिनेशन हमेशा पर आवर ही होता है। हाँ बिल्कुल। ओके। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है देव, अगर यहाँ 15 आवर्स के प्लेस पर 15 मिनट होता तो फिर वो पर मिनट की होती। हम्म। फिर आपसे पूछता भी उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा कभी नहीं होगा या आवर्स देने के बाद मिनट्स पूछे, जो आपको दिया जाएगा बस वही आपको पूछा जाएगा। मतलब ये जो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में जो टोटल एफिशिएंसी 7 निकल रहे हैं, ये मतलब उन दोनों का टोटल का पर आवर ये 7 देते हैं, ऐसे मतलब है ना, पर आवर हाँ, 7 एफिशिएंसी है। हाँ पर आवर की हाँ। उनकी एफिशिएंसी 7 है। देखो वैसे तो टाइम एंड वर्क से ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से? देखो बच्चों कुछ एग्जाम्स तो मैंने देखे थे और कुछ नहीं देखे थे, तो ऐसा ही आया होगा। ए बी कर रहे हैं, बी सी कर रहे हैं, बस यही चल रहा होगा। सर एक थ्राइस करके भी क्वेश्चन था, ए एंड बी कैन वर्क थ्राइस, देन सी एंड डी, देन सी एंड डी लेफ्ट द वर्क, देन हाउ मच वर्क ए एंड बी कैन कंप्लीट, ऐसा करके था एक। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा इजी ही आएगा क्योंकि ये चैप्टर ही इजी है।
करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को रीड। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना तो मतलब बिल्कुल नहीं लगाना। देखो ए बी और सी, ए बी और सी वर्क को कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं? 10, 12 और 15। टोटल वर्क बताओ बच्चों कितना एज्यूम करोगे? ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? देखो अब बताओ इसके बाद कैसे करोगे? इतनी हेल्प तुम्हारी मैंने कर दी, अब बताओ। टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे सर। टोटल एफिशिएंसी हो गई 15। हाँ तो 2 दिन में 15 करके 30 हो गया, रेस्ट हो गया, काम बाकी हो गया 30, और वो करेगा सी, 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आएगा 7.5 और आगे का 2 दिन 9.5। भाई बात एकदम जोरदार है इंद्रनील की, और ज्यादातर बच्चों ने ना ऐसे ही करा होगा। सबसे पहले माइंड में क्या आया होगा कि ए और बी ने 2 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, तो आप क्या करो 2 डेज का वर्क बचा लो, फिर ये कर लो वो कर लो ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब तुम समझो तुम्हें करना क्या है। टोटल वर्क है 60, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा आपके यूज में आएगा आगे तक। जो भी पर्सन पहले लेफ्ट करते हैं ना उनको उतना दिन और वर्क करा दो। आप ये बताओ ए ने 2 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, अगर ए 2 डेज लेफ्ट ना करता तो 2 डेज में कितना वर्क करता? भाई अब तो ए ने लेफ्ट कर दिया, अगर वो ना लेफ्ट करता तो कितना वर्क कर देता? 12। और सेम बी के लिए देखो बी ने भी 2 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, अगर वो लेफ्ट ना करता तो इस 2 डेज में कितना वर्क कर देता? सॉरी। तो इसका मतलब अगर ये दोनों लेफ्ट ना करते तो टोटल वर्क कितना होता? भाई अगर ये दोनों लेफ्ट ना करते तो टोटल वर्क कितना होता? 82। अब आप ये बताओ टोटल वर्क है आपके पास 82, और आपके पास ए बी और सी तीनों हैं, तो 82 को तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? जो भी पर्सन जितने दिन पहले लेफ्ट करेंगे उनको उतना दिन और वर्क करा दो। टोटल वर्क 60 है, लेकिन अगर ए और बी 2 दिन पहले लेफ्ट ना करते तो वो 2 दिन और वर्क करते। अब अगर आपके पास टोटल वर्क है 82, टोटल वर्क है 82 और आपके पास पर्सन्स ए बी और सी तीनों हैं, टोटल वर्क को तीनों से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। जहां भी आपके पास ये कंडीशन हो कि किसी ने भी पहले लेफ्ट कर दिया तो उसको उतने डेज वर्क और करा दो। टोटल वर्क देखो आपके पास जैसे ही 82 हुआ, टोटल वर्क 82 हुआ, अब आपके पास ए बी है, बी बी है और सी बी है। आपको फाइंड आउट करना है 82 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 60 हमने निकाला था वो तो तीनों का पूरा पूरा काम है ना, उसमें 2 दिन कम थोड़ी है। अगर भाई देखो अगर वो 2 दिन और वर्क करता तो उसको 2 दिन और वर्क करा दो ना, हमें क्या दिक्कत है। हमने जहां तक का हमने फाइंड आउट करा है ए का 10 आवर्स का, भाई इसने जितना भी दिन वर्क करा होगा उन्होंने जितना भी वर्क करा होगा, अगर वो 2 दिन वर्क और करते, भाई उन्होंने जितने भी दिन वर्क करा है अगर वो 2 दिन वर्क और करता ए तो कितना वर्क करता? सर 82 मतलब कि 60 में 2 दिन का और काम ऐड करने से उनका 4 दिन का काम फालतू नहीं हो जाएगा? तो 2 दिन ए का बढ़ा दिया आपने, 2 दिन बी का बढ़ा दिया, 4 ही दिन तो बढ़ाए हैं।
भाई नहीं लेफ्ट सर, किस मैं दोनों का कह रहा हूँ कि मतलब ए का जो 60 था हमारा, वो ए बी सी का तीनों का था देखो काम। सुनो मेरी बात सुनो, ए जो है वो बी के साथ वर्क थोड़ी ना करेगा। सपोज टोटल वर्क यहाँ कंप्लीट हो नहीं नहीं जाता, सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर जैसे 60 था तो 60 में सी भी था, बी भी था, ए भी था, तीनों का काम था 60 टोटल। तो वो तीनों ने तीन पर्टिकुलर डेज में ही कंप्लीट किया ना। अब हमने अगर ए से फालतू काम करवाया तो ए ने उस 60 में भी तो काम पूरा ही किया हुआ था। तो एक को और फालतू कराने का मतलब क्या है? पूरा तो तीनों ने करा है, हम्म। पूरा तो इन तीनों ने करा है। ए को तो हमने जब भी वर्क कंप्लीट होता उससे 2 दिन पहले हटा दिया। तो अगर ए उस लास्ट के 2 दिन में भी वर्क करता, थोड़ा सोचो भाई, ए ने सपोज तुम्हारा वर्क जो है ना यहाँ कंप्लीट होता, यहां तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो जाता, और तुमने इससे 2 दिन पहले ए को भी हटा दिया और बी को भी हटा दिया। अगर तुम इन वाले 2 दिनों में ए और बी को ना हटाते तो ए 2 दिन में कितना वर्क ज्यादा कर देता? 12। और ये बी कितना वर्क ज्यादा कर देता? 10। अगर आप इन दोनों को ना हटाते तब आपके पास टोटल वर्क कितना होता? 60 + 22, 82। ठीक है, ठीक है, ज्यादा काम होता ना फिर। फिर काम ज्यादा हो जाता अगर आप ना हटाते तो। अगर आपको वैसे करना है हटा के, तो फिर आप इसी मेथड से कर लो। लास्ट के 2 दिन इन दोनों ने लेफ्ट कर दिया तो सी ने करा होगा, इस टाइप से। लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा है, ये आगे यूज में आएगा। बोलो क्षितिज। बच्चों आपको बात समझ नहीं आई क्या? बताओ। आराम से देखो, सुनो आराम से ना, इस क्वेश्चन को रीड करो, एकदम आराम से रीड करो, और उसके बाद देखो करा क्या है। टोटल वर्क है 82। अब आपके पास ए बी और सी तीनों है, 82 को तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 5 hours 28 मिनट। भाई इतना दिल पे नहीं लेना होता। देखो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो भी है, इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। देखो जब, मेरा मतलब ये है, आप ये बात समझो, जो भी पहले लेफ्ट करेगा ना उसको उतने दिन वर्क और करा दो, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनेंगे सब इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, और तुम ना लेफ्ट करने में कुछ ना कुछ गलती कर ही दोगे 100%। सर आपने जो बोला वो समझ में आ गया कि ए और बी 2 दिन पहले यदि लेफ्ट करे तो ए और बी जो 2 दिन में काम करता है वो तो सी को करना पड़ेगा। फिर ए का 12 और बी का 10 एक्स्ट्रा काम सी को करना पड़ेगा, इसलिए ऐड हो रहा है। इसीलिए तो ऐड हुआ। अगर आप बट सर पहले, मैंने हमारा जो बोला मतलब क्या उससे है, आंसर अलग आ रहा है। क्योंकि आपने जो बोला वो आपने कुछ और बोला। अब मैं आपको वही बात बताता। अब आप मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और आपका होमवर्क है आपको ना ये बेसिक वाले मेथड से सॉल्व करना है, कैसे होगा, तब आपको बात समझ आएगी। देखो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि वर्क कंप्लीट होने से 2 डेज पहले ए ने लेफ्ट कर दिया, 3 डेज पहले बी ने लेफ्ट कर दिया। यहां तो ए और बी दोनों ने सेम डे पहले लेफ्ट करा, तो वहां ना तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक बात समझ लो, जब भी पहले लेफ्ट हो तो बस उनको उतने दिन वर्क और करा दो, आंसर आ जाएगा। अब आप जल्दी से, और बच्चों बेसिक वाले से इसको ट्राई जरूर करना। और इस क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है ए ने लेफ्ट कर दिया, बी ने कर दिया, हमने सी से करा दिया, वो इस क्वेश्चन में हमें करना ही नहीं है। इसमें क्या हुआ है, इस देखो, इसको करो आप जल्दी से। ए ने 2 डेज पहले लेफ्ट कर दिया और बी ने 3 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। बच्चों आज की क्लास तो जल्दी हो गई। और बच्चों फाइनल बात यही है, कैलकुलेशन कर लो बच्चों, फेल होते हो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन समझते भी नहीं हो तुम।
सर 14th वाले का आंसर 82 है। 82 अपॉन ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना था? 15। हाँ 82 अपॉन 50। तो सर इसमें तो हमने टोटल वर्क डन अबाउट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी फॉर 1 डे की है। हाँ भाई हमारे पास टोटल वर्क हो गया 82 और हमारे पास ए बी और सी तीनों हैं। सर 5 hours 8 minutes करके ऐसा है। इतना दिल पे मत लिया करो 5 आवर्स, आप वैसे बता दिया करो फ्रैक्शन में। आपके पास यहाँ डेज में इस टाइप से आएंगे सब चीजें। 87 by 15 87 हाँ बाय 87। by 15 15 हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली मेरा भी यही है। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। टोटल वर्क है 60। देखो ए ने कितने डेज पहले लेफ्ट करा? 2, तो ए को 2 डेज वर्क और करा दो। ए का 2 डेज का वर्क कितना होगा? 12। एक डे का वर्क है 6, 2 डेज का वर्क कितना होगा? 12। उसके बाद बी ने कितने डेज पहले लेफ्ट करा? 3, तो बी का 3 डेज का वर्क कितना होगा? 15। 15। अब आपके पास टोटल वर्क कितना हो गया? 87। और अब आपके पास ए बी और सी तीनों पर्सन है, तो आंसर कितना होगा? 87। 15। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? और इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ लो। देखो कर तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सकते हो और आपको आते भी होंगे ज्यादातर, लेकिन इसमें सबसे अच्छा वही होगा जिसने भी जितने दिन पहले लेफ्ट करा उसको उतना दिन और करा दो। तो बच्चों आज तो टाइम जल्दी कंप्लीट हो गया। एक ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में इसकी भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार ट्राई करना। बच्चों टाइम हो गया। देखो वो भी आपको समझाना जरूरी था। तो बच्चों देखो अब इस एग्जाम से ना तुम्हें एक बात और समझ आनी चाहिए। आधे चैप्टर्स तो आपके पास एकदम ही फालतू के हैं। आधे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है और ज्यादातर बच्चा ना उसी में परेशान रहता है। सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बच्चा इनमें परेशान रहेगा। ये ना भी आए तब भी तुम्हारे पास होने या फेल होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको वो चैप्टर्स पता चलने चाहिए जो आपका पास या फिर फेल डिसाइड करेंगे। ये बात तुम्हारे लिए समझनी सबसे जरूरी है। और जब आप ये बात समझ जाओगे ना तो आपके पास 7 या 8 चैप्टर्स ही बस ऐसे हैं जो आपका पास या फेल डिसाइड कर रहे हैं बार बार। बस 7 या 8, इन 7 या 8 चैप्टर्स में से ही 90% एग्जाम बार बार बन रहा है और बच्चा उस 10% के पीछे परेशान है बार बार। बच्चे को डीआई आए या ना आए लेकिन प्रोबेबिलिटी पूरी आनी चाहिए। तो आप अब ऐसा बिल्कुल मत करना। अब एग्जाम भी देख लिया, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कोर्स में है तो पढ़ाने पड़ेंगे ही हमें तो, लेकिन मैं आपको साथ के साथ बताता भी हूं जो आपको पढ़ना है। जो बताता हूं बस उसी को पढ़ो, पास हो जाओगे। बाकी कोर्स में तो सब कुछ ही है। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम। समझो चीजों को बिल्कुल, ट्राई करना, ना होगा तो कल बता ही देंगे, टेंशन ना लो कोई भी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।